Welcome students. Today I am going to start with the new topic, that is the control of money supply. In the previous lesson we understood what are the functions of central bank. So control of money supply is one of the function of the central bank. कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। जो क्रेडिट कंट्रोल है, जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो दो तरह से करते हैं। पहले हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दैट मीन्स कि जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। पहले हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। रेपो रेट दैट मीन्स रीपर्चेज रेट। ये क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI lends short-term loans to commercial bank. Short-term loans. That means कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास फंड की कमी होती है तो वो आरबीआई के पास जा सकता है और वहां से लोन ले सकता है। तो वो जो लोन लेगा, जिस रेट पे लेगा, उसको कहते हैं रेपो रेट, दैट इज रीपर्चेज रेट। अब इसको रीपर्चेज रेट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है कुछ जो सिक्योरिटी है उसको प्लेज करता है आरबीआई के पास। दैट मीन्स लेट्स से जो कमर्शियल बैंक है उसको लोन चाहिए आरबीआई से। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा और उसको ये सिक्योरिटी प्लेज करेगा और जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को लोन देगा और जिस रेट पे लोन देगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब जो भी सिक्योरिटी है, बिकॉज ये रेपो रेट है, रीपर्चेज रेट है, दैट मीन्स कि आफ्टर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम के लिए कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है, उसके बाद जो कमर्शियल बैंक है अपनी सिक्योरिटी को दोबारा रीपर्चेज करेगा आरबीआई से और अपना जो उनका जो लोन जो भी उन्होंने लिया था वो आरबीआई को रिटर्न करेगा और जो अपनी सिक्योरिटी है उसको दोबारा रीपर्चेज करेगा। तो ये है रेपो रेट। अब रेपो रेट से मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है ये समझना है हमें। आरबीआई जो है क्रेडिट कैसे कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, रेपो रेट के थ्रू हम समझते हैं। आरबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रेपो रेट को इंक्रीज करेगा या फिर रेपो रेट को वो डिक्रीज करेगा। रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा पहले वो समझते हैं। रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा? बिकॉज कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग लोन फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से लोन ले रहा है और किस रेट पे ले रहा है? रेपो रेट पे। अगर आरबीआई ने लोन की जो रेट है, रेपो रेट है, उसको इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स लेट्स से पहले 5% था, बाद में इसको 6% कर दिया है बढ़ाकर। इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक जो हैं उनको जो भी वो लोन लेंगे वो क्या पड़ेगा? उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा। लोन एक्सपेंसिव हो गया उनके लिए। क्यों हो गया? बिकॉज उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 5% देना पड़ रहा था, अभी उनको 6% देना पड़ रहा है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका इंक्रीज होगा, अच्छा इससे एक चीज और है कि क्योंकि इनको लोन एक्सपेंसिव पड़ा है, इसीलिए फर्दर जब भी कमर्शियल बैंक किसी भी जनरल पब्लिक को लोन देगा तो वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको भी इंक्रीज करेगा। बिकॉज उसको खुद को महंगा मिल रहा है, इसीलिए उसने भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब क्या है? बिकॉज जो कमर्शियल बैंक है उसको लोन एक्सपेंसिव मिले हैं, इसीलिए उसने भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया है। अब जो कमर्शियल बैंक है उसको ये डिस्करेज करेगा कि लोन कम ले। दैट मीन्स कि अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया गया, उसको लोन एक्सपेंसिव मिले कमर्शियल बैंक को, तो इसने क्या किया, इसके पास जो कमर्शियल बैंक है इसके पास जो अवेलेबल जो फंड है, अवेलेबल फंड फॉर एडवांसिंग लोन्स, दैट मीन्स जनरल पब्लिक को लोन्स देने के लिए
इनके पास जो फंड्स अवेलेबल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उसको एक्सपेंसिव पड़ रहा है। एक्सपेंसिव पड़ा दैट मीन्स ये डिस्करेज करेगा कमर्शियल बैंक को कि कम लोन ले। कम लोन लेने का मतलब ये है द अवेलेबल फंड्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक फॉर एडवांसिंग लोन्स विल डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि जितना कम लोन एडवांस करेंगे उतना ज़्यादा जो मनी सप्लाई है इकॉनमी में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मनी सप्लाई डिपेंड करता है कि जो कमर्शियल बैंक है कितना लोन दे सकता है मार्केट में, तो इसीलिए मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जनरली जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। उसी तरह से रेपो रेट डिक्रीज करने से क्या होगा, ये सारा प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा। कैसे? बिकॉज रेपो रेट डिक्रीज हो गया है, लेट्स से 6% से ये 5% हो गया है, इट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक टू टेक मोर लोन्स फ्रॉम द आरबीआई। दैट मीन्स कि जो कमर्शियल बैंक है ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज देयर लोन, दैट मीन्स दे विल इंक्रीज देयर बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई से अपनी जो बोरोइंग्स है उनको इंक्रीज कर देंगे। अब बिकॉज मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली जो रेपो रेट है और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक है अब जनरल पब्लिक से भी कम ही रेट पर लोन उनको प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल बैंक है इसके पास जो बोरोइंग है ये इंक्रीज कर देगा आरबीआई से। दैट मीन्स द अवेलेबल फंड फॉर एडवांसिंग लोन्स ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अब इनके पास जो फंड अवेलेबल है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये ज़्यादा लोन दे सकते हैं, ज़्यादा लोन देंगे इसका मतलब क्या है, इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है इकॉनमी में अगर डिफ्लेशन की अगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। डिफ्लेशन मतलब कि इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं अगर उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, ये तब कंडीशन होती है जब इकॉनमी में जब जीडीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा होता है, उसी टाइम पे डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। इट इज़ लाइक अ रिसेशन। तो रिसेशन के बाद ही डिप्रेशन आता है, डिफ्लेशन आता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं और ये इकॉनमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती है और ये इकॉनमी के लिए हमारे रिसेशन में ले जाएगी इकॉनमी को या फिर डिप्रेशन में ले जाएगी। इसीलिए जो आरबीआई है रेपो रेट को डिक्रीज करता है ताकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा बोरो करे आरबीआई से। जितना ज़्यादा बोरो करेगी उतना ज़्यादा कमर्शियल बैंक के पास फंड अवेलेबल होगा। जितना ज़्यादा फंड अवेलेबल होगा वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी फॉल करेगी और लोगों को बहुत ही सस्ते रेट पे लोन देगी और जितना लोगों के पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा इकॉनमी में खर्च होगा और जितना ज़्यादा खर्च होगा इकॉनमी में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है रेपो रेट जिसके थ्रू जो आरबीआई है अपनी जो इकॉनमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक रेट इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई lends long term money to commercial bank। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी जो कमर्शियल बैंक है अगर उनको कुछ भी फंड की प्रॉब्लम है तो वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी लोन लिया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा रहा है और उस लॉन्ग टर्म पे जो भी उन्होंने लोन लिया है आरबीआई से किस रेट पे लिया जाता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। अब ये दोनों रेट जो है रेपो रेट और बैंक रेट आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझने की ज़रूरत है। पहले डिफरेंस समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है।
बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें किसी भी टाइप की कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स जब भी कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है आरबीआई से, वो डायरेक्टली आरबीआई से लोन ले सकता है। उसमें किसी भी टाइप के कोलैटरल को प्लेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक है उनको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखने की ज़रूरत नहीं है फॉर गेटिंग द लोन फ्रॉम द आरबीआई। लेकिन वहीं अगर हम रेपो रेट की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बिकॉज इट इज़ अ रीपर्चेज रेट, इसमें कोई भी एक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो कमर्शियल बैंक को प्लेज करनी पड़ती है विद द आरबीआई फॉर गेटिंग लोन फ्रॉम द आरबीआई, और उसके बाद उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपर्चेज किया जाता है, इसीलिए उसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। बैंक रेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए है। दैट मीन्स जब भी कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लोन लेना है आरबीआई से, तब वो बैंक रेट पे लेता है। और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी लोन लेना है तो वो रेपो रेट पे लिया जाता है आरबीआई से। बैंक रेट हमेशा ही रेपो रेट से हायर होता है। ये हायर क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं प्लेज की गई है, इसीलिए ये हमेशा हायर होता है रेपो रेट से, और रेपो रेट हमेशा लोअर होता है बैंक रेट से, बिकॉज यहाँ पर किसी भी टाइप की जैसे कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं वो प्लेज करनी ही पड़ती हैं फॉर गेटिंग द लोन फ्रॉम द आरबीआई। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द बैंक रेट। अब जो वर्क है, जो बैंक रेट है, वो सिमिलर ही वर्क करता है जैसे कि रेपो रेट करता है। दैट मीन्स जैसे कि अगर आरबीआई को इकॉनमी में अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब ही ये है कि इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखी है। अब आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसका मतलब कि मनी सप्लाई इकॉनमी में डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी इन्फ्लेशन डाउन होगा। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपने बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक को अब जो लोन है वो बहुत ही हायर रेट पे मिल रहा है, जिसका मतलब ये है इट विल डिस्करेज द कमर्शियल बैंक टू बोरो मोर फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। अब वो आरबीआई से कम फंड्स लेंगे बिकॉज उनको ऑलरेडी महंगा पड़ रहा है, तो फर्दर जब भी वो जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही महंगे रेट पे देंगे। इसका मतलब क्या है? अब कमर्शियल के बैंक के पास जो अवेलेबल फंड्स है फॉर एडवांसिंग लोन्स, इट विल डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि वो इकोनॉमी में कम लोन देंगे, इसका मतलब यह है मनी सप्लाई इकोनॉमी में डाउन हो जाएगी। उसी तरह से अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बैंक रेट को क्या करेगा आरबीआई? बैंक रेट को आरबीआई डिक्रीज कर देगा। बैंक रेट को डिक्रीज करने का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक को अब जो लोन मिलेगा वो बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा लोन आरबीआई से ले सकता है। जितना ज़्यादा लोन आरबीआई से लेगा वो उतना ज़्यादा वो लोन फर्दर लोगों को सस्ते रेट पर प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है? इकॉनमी में जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही सेम ही तरह से वर्क करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन है और शॉर्ट टर्म लोन के लिए लिया जाता है, उस रेट पे लिया जाता है, और जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए लिया जाता है। थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रिवर्स रेपो रेट। अब जो ये रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट का एकदम अपोजिट है। That means it is a rate of interest at which commercial bank can park their surplus fund with RBI to generate interest income. That means कि अगर मान लीजिए जो कमर्शियल बैंक है उसके पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, अगर उसके पास सरप्लस जो फंड अगर उसके पास पड़ा हुआ है तो वो लोन पे भी नहीं दे रहा है, वो क्या कर सकता है? वो अपने जो सरप्लस जो भी फंड है इसको वो आरबीआई को दे सकता है, और आरबीआई के पास अपना जब सरप्लस फंड इसने दिया तो उसके बदले आरबीआई इसको इंटरेस्ट पे करता है, और जो इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट कैसे वर्क करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए? बिकॉज जो रिवर्स रेपो रेट है इसे भी आरबीआई ही फिक्स करता है। तो ये कैसे वर्क करता है वो समझने की कोशिश करते हैं।
इसको समझने के लिए मैं दो कंडीशन लेती हूँ। एक तो है कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है और दूसरा अगर आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया है, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या कंडीशन होगी। पहला हम लेते हैं, अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज कर दिया है दैट मीन्स कि अब क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है दे विल पार्क मोर फंड्स विद आरबीआई। दैट मीन्स अपना जो ज़्यादा जो पैसा है वो आरबीआई के पास ज़्यादा पार्क करेंगे। क्यों पार्क करेंगे? बिकॉज टू गेट इंटरेस्ट पाने के लिए ये ज़्यादा करेंगे, बिकॉज ये तो इनकी इनकम है कमर्शियल बैंक की। इसका मतलब ये है, अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब ये है कि इट विल डिक्रीज फंड्स अवेलेबल फॉर एडवांसिंग लोन्स और फॉर क्रेडिट क्रिएशन। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा फंड्स जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई के पास पार्क करेगा, इसका मतलब ये है कि उनके पास कम फंड्स बचेंगे लोन देने के लिए, और अगर लोन वो कम देगा दैट मीन्स इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई है इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जो जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम थी इकोनॉमी में वो भी सॉल्व हो जाएगी। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिकॉज अगर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, ताकि जो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ज़्यादा फंड्स पार्क करें, ताकि उनको इंटरेस्ट मिल सके, ताकि उनके पास फिर बाद में जो अवेलेबल फंड्स हैं वो डिक्रीज हो जाएं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेशन की अगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है, अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो मेन जो पर्पस है वो क्या है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। तो आरबीआई इसको कैसे सॉल्व करेगा? आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट है उसको डिक्रीज कर देगा। रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक विल पार्क लेस फंड्स, लेस फंड्स दे विल पार्क। इसका मतलब ये है दे हैव मोर फंड्स अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन, मोर फंड्स अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। इसका मतलब क्या है, दे विल एडवांस मोर लोन्स। जितना ज़्यादा लोन देंगे इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जो भी डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से जो इकोनॉमी में जो भी सिचुएशन है, या तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो या फिर वो डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, तो आरबीआई जो है जो रिवर्स रेपो रेट है या फिर आप कह लीजिए बैंक रेट है, उनको इंक्रीज या डिक्रीज करके सॉल्व करता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मनी सप्लाई और टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। शॉर्ट में इनको बोलते हैं CRR एंड SLR। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है CRR, it is a percentage of total demand deposit of commercial bank which they must keep as reserve with RBI. That means जितना भी डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास आया है उसका सर्टेन परसेंटेज जो होता है हर कमर्शियल बैंक को एज रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये ऐसे लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट का मतलब ये है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर कैश, ठीक है। जो लिक्विड एसेट्स रहते हैं दैट द कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड विद देमसेल्व्स एज परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। दैट मीन्स कि जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है उसका सर्टेन परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक है उनको अपने पास एज रिजर्व रखना पड़ता है। तो डिफरेंस क्या है? जो CRR है वो ऐसा रिजर्व जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज रिजर्व के तौर पे रखते हैं, और SLR वो लिक्विड एसेट्स हैं। यहाँ पर लिक्विड एसेट नहीं है, यहाँ पर लिक्विड एसेट हैं। सो
ऐसी लिक्विड एसेट जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास ही एज रिजर्व रखनी पड़ती है, अपने जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है उसका कुछ परसेंटेज। तो ये हैं हमारी CRR और SLR। अब ये कैसे अफेक्ट करती हैं मनी सप्लाई को इकोनॉमी में, या फिर जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है, वो कैसे यूज करता है इन इंस्ट्रूमेंट को टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात कर लेते हैं CRR की। कमर्शियल बैंक जो RBI है, अगर उसने CRR जो है कैश रिजर्व रेशो, जो रेशो है उसको अगर RBI ने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा जो फंड है वो एज रिजर्व रखना पड़ेगा। दैट मीन्स मोर फंड्स टू बी kept as reserve with RBI। ज़्यादा उनके पास RBI के पास ज़्यादा फंड रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? लेस फंड अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के लिए इनके पास बहुत ही कम फंड अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा इनके पास फंड अवेलेबल कम रहेगा क्रेडिट क्रिएशन के लिए, इसका मतलब क्या है? दे विल एडवांस लेस लोन देंगे ये। इसका मतलब क्या है? जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। सो बेसिकली जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा इकोनॉमी में तो CRR जो है रेशो है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसको रिवर्स करके देखें, दैट मीन्स अगर ये RBI ने CRR जो रेशो है उसको डिक्रीज कर दिया, दैट मीन्स कि अब जो कमर्शियल बैंक हैं उनको अपना जो फंड है वो कम रखना पड़ेगा। दैट मीन्स लेस फंड्स टू बी केप्ट एज रिजर्व विद RBI। इसका मतलब क्या है? मोर लोन्स अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन विद द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या है कि मोर लोन्स दे विल एडवांस टू द जनरल पब्लिक। इसका मतलब इसका जो एंड में रिजल्ट होगा वो होगा मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। दैट मीन्स if any deflationary problem in the economy that can be solved by decreasing the cash reserve ratio। तो इस तरह से जो RBI है CRR का जो रेशो है उसको चेंज करता रहता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसी तरह से अगर हम SLR की बात करें तो SLR कैसे अफेक्ट करता है? SLR अगर RBI SLR का जो रेशो है उसको इंक्रीज कर देता है, इसका मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को अपने पास जो लिक्विड एसेट हैं उसका रिजर्व को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर लिक्विड एसेट का रिजर्व वो अपने पास इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब क्या है? इट विल डिक्रीज द अवेलेबल फंड फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अवेलेबल फंड जो है उनके पास, जो कमर्शियल बैंक के पास जो भी फंड अवेलेबल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन की अगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यही हम बात करें कि अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो उसको जो RBI है वो कैसे सॉल्व करता है? दे डिक्रीज द SLR रेशो। दैट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है उसको, जो रेशो है, जो परसेंटेज है उसको डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड एसेट है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखनी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल होगा क्रेडिट क्रिएशन के लिए। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये है इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से जो RBI है वो यूज़ करता है CRR और SLR रेशो को टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज नथिंग बट द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय द RBI। दैट मीन्स जो RBI है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करता है ओपन मार्केट में। दैट मीन्स जनरल पब्लिक को टू सोक द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी और टू रिलीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी टू सॉल्व द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और द रिसेशन और द डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी।
अब ये कैसे करता है कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लीजिए आरबीआई है, और ये जो जनरल पब्लिक है उनको, जो आरबीआई है, इकॉनमी में मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई को आरबीआई को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेगा? आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जनरल पब्लिक को सेल कर देगा, और जनरल पब्लिक के पास जितना भी जो पैसा अवेलेबल होगा वो ये सोक कर लेगा। दैट मीन्स जनरल पब्लिक इनको पैसा देगी, इसका मतलब क्या है? इट विल सोक द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकॉनमी। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ही लिक्विडिटी इकॉनमी से कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई इकॉनमी में डिक्रीज हो रही है, और मनी सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है इकॉनमी में सॉल्व हो रही है। तो जनरली अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है इकॉनमी में तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करता है टू सोक द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकॉनमी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। उसी तरह से अगर इकॉनमी में डिफ्लेशन की अगर प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, दैट इज द रिसेशन है, अगर इकॉनमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो रखी हैं, इसका मतलब ये है कि इकॉनमी में हमको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये जो रिसेशन की प्रॉब्लम है इकॉनमी में ना आए। अब आरबीआई कैसे करेगा? आरबीआई ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जनरल पब्लिक के पास जो भी सिक्योरिटी है उसको बोरो करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स जो भी सिक्योरिटी है आरबीआई बोरो करना शुरू कर देगा जनरल पब्लिक से, और जनरल पब्लिक को जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, वो इकॉनमी में रिलीज करना शुरू कर देगा। तो जब भी अगर इकॉनमी में रिसेशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है मनी सप्लाई इकॉनमी में कम है। उस मनी सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिसेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएगा कैसे? जब भी जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर जनरल पब्लिक पास अवेलेबल है उसको आरबीआई परचेज करना शुरू कर देगा, उसको आरबीआई परचेज करना शुरू कर देगा। जब वो परचेज करना शुरू कर देगा इसका मतलब क्या है? इट इज रिलीजिंग द लिक्विडिटी इन द इकॉनमी। तो इस तरह से इकॉनमी में जो डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। पहला जो हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलैटरल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट दैट कोलैटरल। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपको लोन लेना है, कहाँ से? कमर्शियल बैंक से मान लीजिए आपको कोई भी लोन लेना है। आपने जब भी लोन लिया है, आपने मान लीजिए आपने जो भी कोलैटरल जो प्लेज करी, आपने मान लीजिए अपना जो घर है 1 करोड़ रुपए का, वो दिया आपने एज कोलैटरल टू गेट लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब जो भी आपने जो लोन दिया है कोलैटरल के लिए, अब इसके अगेंस्ट जो भी लोन सैंक्शन हुआ है, लेट्स से जो लोन सैंक्शन हुआ है इस हाउस के अगेंस्ट, वो क्या है? वो हमारा हुआ है 80 लाख का। दैट मीन्स कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट हुई हमारी हुई 20 लाख। अब इससे जो आरबीआई है वो कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है? मान लीजिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है, आरबीआई ने इंक्रीज कर दी है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी जनरल पब्लिक है वो अपनी जो डिमांड है क्रेडिट की वो डिक्रीज कर देगी। दैट मीन्स इट विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट। क्योंकि पहले मान लीजिए आपको 20 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट था, लेकिन मान लीजिए कि आरबीआई ने जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 करोड़ का अगर लोन आपको 1 करोड़ का अगर आपने कोलैटरल दिया है, उसके अगेंस्ट आपको मान लीजिए 70 लाख रुपीज़ ही आपको लोन सैंक्शन हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी 30 लाख हो गई है, तो आपको महंगा पड़ रहा है क्रेडिट।
इसका मतलब ये है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है इट विल डिक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट, और इसका मतलब क्या है, जैसे ही डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्रीज होगी इट विल डिक्रीज द क्रेडिट सप्लाई बाय बैंक। बैंक डिक्रीज कर देगा, इसका मतलब क्या है, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, और मनी सप्लाई जैसे ही डिक्रीज होगी इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। उसी तरह से अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई डिक्रीज कर देगी, इसका मतलब क्या है, इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई बाय द बैंक and finally the money supply in the economy will increase. नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या होता है, इट इज फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज बाय द आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब होता क्या है, जो कमर्शियल बैंक है कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कुछ क्रेडिट कोटास फिक्स कर देता है, और जो कमर्शियल बैंक है उसके बियॉन्ड, उस कोटा लिमिट के बियॉन्ड लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है, कुछ सेक्टर्स जो हैं वो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्या है, जो आरबीआई है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रायोरिटी जो सेक्टर है पीएसएल, उसके लिए 40% कोटा सेट किया हुआ है। दैट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अप्रॉक्स 18% जो है जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन प्रोवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि इट रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट इन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। इसका मतलब यह है कि जो कमर्शियल बैंक है उनको एटलीस्ट 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर में ही उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में वो क्रेडिट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है मिनिमम 18% उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में देना है, देन आपके स्मॉल एंड मार्जिनल जो सेक्टर्स होते हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज जो देना है, टोटल है 40%। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई है इस तरह से जो क्रेडिट कोटा को फिक्स करके जो क्रेडिट रैशनिंग करता है, जिसकी वजह से इन जो सेक्टर्स हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर है यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट किया जा सके, यहाँ पे इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एनहांस किया जा सके, और जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हैं उसमें क्रेडिट इतनी ज़्यादा ना दी जाए कि इनका जो ग्रोथ है, दैट मीन्स जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो हिंडर हो। तो इसीलिए क्रेडिट रैशनिंग जो है जो सेंट्रल बैंक है वो यूज करता है टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर्स। नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज द परसुएशन और द प्रेशर। अब इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है, जो कमर्शियल बैंक है उनको परसुएड करता है, समटाइम्स प्रेशराइज भी करता है टू फॉलो द आरबीआई डायरेक्टिव्स। For example, sometimes banks are advised to restrict the loan during the inflation situation. That means अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन है उस टाइम पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो लोन है उसको डिक्रीज करना पड़ता है। तो आरबीआई कई बार ऐसे डायरेक्टिव्स निकालती है कि लोन को कंट्रोल करना है, जो कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको फॉलो करना होता है। तो कई बार जो आरबीआई है परसुएड करके करता है, कई बार प्रेशराइज करके करता है। प्रेशराइज कैसे करता है कि जो बैंक अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक जो उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देने या फिर उनको कुछ रिटन नोटिस दे देना, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ प्रेशर बन सके ताकि वो जितने भी जो आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो कर सकें। सो दीज आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर फॉलोड बाय द or that are applied by the RBI to control the money supply in the economy. So this chapter is over now. I will meet you in the next class with a new topic. Till then, goodbye and take care.